स्टडी पॉइंट में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। हम लोग आज बहुत मस्त पॉइंट पढ़ने वाले हैं, विद्युत फ्लक्स। ये चैप्टर 1 का ही हिस्सा है और जो है कि क्लास 10+2 का फिजिक्स हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं लोग। तो आप लोग जल्दी से चलिए देखिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम लोग विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। इस विद्युत फ्लक्स की अवधारणा क्या है इसके बारे में, फिर उसके बाद हम लोग गॉस थ्योरम भी पढ़ने वाले इस चैप्टर में, इस वीडियो में है। तो आप लोग जो है गॉस थ्योरम का बहुत मतलब क्या बोलते हैं 10+2 में जो है कि बार बार पूछता रहता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। तो हम लोग जो है गॉस थ्योरम और विद्युत फ्लक्स दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से चलिए देखिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को इसमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्युत फ्लक्स, ठीक है। ये मार्कर चल क्यों नहीं रहा है भाई, इसको बारिश लग गया है क्या? तो देखिए विद्युत फ्लक्स की अवधारणा, ठीक है। आप लोग को विद्युत फ्लक्स की अवधारणा के बारे में बताना है हमें। देखिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये कोई एक सतह है, ठीक है। ये एक सतह है एस, ठीक है। और एस ये कोई सतह है, लेकिन ये सतह जो है ना बहुत छोटी सी है और इसको हम ds लिखते हैं। आया समझ में? ये सतह क्या है, बहुत छोटी है और आप सबको जैसे पता है कि बहुत छोटी सतह के लिए हम लोग ds लिखते हैं, ठीक है। और इस सतह पे एक हम लोग नॉर्मल खींचते हैं यानी लंब खींचते हैं, ठीक है। यहाँ पे और लंब खींचते हैं और इधर हम इसको ऐसे मिलाते हैं, ठीक है। जब हम इसको मिलाएंगे और इसे हम लिखते हैं ई साइन थीटा और इसको लिखेंगे ई कॉस थीटा। आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और इनके बीच में से एक हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता खींचते हैं जिसको हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए इनके बीच का जो ये कोण बनेगा ना, मान लीजिए कुछ देर के लिए थीटा, ठीक है। तो हमने थीटा बना दिया और ये जो आपका पॉइंट है और ये एक छोटी सी सतह है जिसे हम ds के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब हम ये हमारा फिगर लगभग बन के तैयार हो गया। अब हम आपको बता दें कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। देखिए सबसे पहले किसी भी चीज़ का फिगर बनाने से कुछ उसकी अवधारणा जो है दिमाग में आ जाता है कि क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, कैसे जो है ये सब हमारे दिमाग में थोड़ा थोड़ा आने लगता है। उसके बाद हम लोग डिफिनीशन पढ़ते हैं ना, तो फिर जो है ना बहुत जो है ना थोड़ा सा दिमाग में और ज़्यादा करता है। तो हम लोग बताएं विद्युत फ्लक्स की अवधारणा में विद्युत फ्लक्स किसी सतह से गुजरने वाले, ये कोई सतह है कि सतह से गुजरने वाले अभिलंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक बार देखिए छोटा सा हम लोग डिफिनेशन में चलते हैं। अभिलंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या होती है ना, अभिलंबवत माने जो 90 डिग्री के कोण के साथ में हो, अभिलंबवत विद्युत फ्लक्स की जो रेखाएं होती है गुजरने वाली, उनकी संख्या को जो है ना हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं। चलिए देखिए आप लोगों को समझ में नहीं आया, हम अच्छे से बता रहे हैं। ये सतह है, बंद सतह है और इस पे जो बहुत सारा विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है, ठीक है। बहुत सारा विद्युत बल रेखाएं गुजर रही है और कुछ बल रेखाएं जो है ना ये लंबवत है, 90 डिग्री के एंगल के साथ है। तो कुछ रेखाएं जो है लंबवत है, 90 डिग्री के कोण के साथ है। इन्हीं रेखाओं को जो है ना विद्युत फ्लक्स, इन्हीं रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं।
आया समझ में? जो लंबवत हो उनसे गुजरने वाले जो भी रेखाएं हो उन्हीं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से निरूपित करते हैं। आया? फाई ई से निरूपित करते हैं। तो डेफिनेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो हम चले अब यहाँ पे, ये इसके लिए है, तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं। अब इसके आगे के प्रोसेस में करते हैं, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए अब हम जो है ना, ये है आपको फाई ई से हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फाई ई बराबर, ठीक है, फाई ई बराबर डी एस ई कॉस थीटा। फाई ई बराबर डी एस ई कॉस थीटा। थोड़ा सा इसको हम सीधा कर दे तो ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। अब डी ई कॉस थीटा, अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि सर ये साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों है, तो आप केवल कॉस थीटा ही क्यों लिए, क्यों नहीं साइन थीटा लिए? तो देखिए हम आपको एक बार बता दें कि आप लोग फर्स्ट ईयर में इसके पहले पढ़े होंगे कुछ घटक, कि कुछ घटक पढ़े होंगे ऐसे, इसको हम साइन थीटा के नाम से जानते हैं और इसको हम कॉस थीटा के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए कि थीटा जहाँ एंगल कोण बनता है ना, कोण से सटे जो लाइन होती है ना, कोण से सटे जो होती है ना, उसको हम कॉस थीटा लेते हैं और इसको हम साइन थीटा लेते हैं। और ये इसमें ये बोला है लंबवत, तो लंबवत है तो यहाँ से हम इसको कॉस थीटा ले लिए। तो यानी फाई ई बराबर जो हो गया हमारा ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। तो विद्युत फ्लक्स जो है ना, हमें जो भी पूछेगा उसके फॉर्मूला तो हम आसानी से बता सकते हैं, डी ई कॉस थीटा। तो डी ई कॉस थीटा, ठीक है। अब आप लोग पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में कि आपको वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, तो जब इसको हम वेक्टर क्वांटिटी में लिखेंगे ना, तो यहाँ से कॉस थीटा हट जाएगा, यानी कि फाई ई बराबर ई डी एस, यानी इन दोनों पे जो है ना वेक्टर लग जाएगा, तो ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएंगे और यहाँ से कॉस थीटा हट जाएंगे। तो फाई बराबर ई डी कॉस थीटा। तो चलिए हम लोग इसके बाद अब देखेंगे गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय मिटा दे। गॉस प्रमेय सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो गॉस प्रमेय के बारे में हम लोग देखेंगे। चलिए गॉस प्रमेय, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पॉइंट है गॉस प्रमेय। बिहार बोर्ड में अक्सर ये यहाँ से पूछता रहता है। सबसे पहले ऐसे देता है, गॉस प्रमेय क्या है और इनके लिए एक व्यंजक स्थापित करें, यानी सिद्ध करें। इससे ऐसे मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में देता रहता है, या फिर इस तरह से भी नहीं देगा तो ऑब्जेक्टिव रूप में गॉस प्रमेय है किन के लिए लागू होते हैं, या उनके फॉर्मूला बेस पर आपको ऑब्जेक्टिव तौर पे दे देता है। तो हम लोग गॉस प्रमेय में सबसे पहले हम लोग ये बात देखेंगे, गॉस प्रमेय कहते किसे हैं, ठीक है। सबसे बात जानने योग्य है, गॉस प्रमेय हम लोग कहते किसे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, गॉस प्रमेय जो होता है ना, ये एक बंद सतह होती है, ठीक है। ये बंद सतह है। बंद सतह, एक बात याद बता दें आपको, गॉस प्रमेय जो होता है बंद सतह के लिए ही लागू होती है। तो गॉस प्रमेय एक बंद सतह के लिए लागू होती है। अब देखिए, एक गॉस प्रमेय के हम पहले डेफिनेशन बता दें, फिर इसके आगे के हम लोग प्रोसेस करने वाले हैं। देखिए, किसी बंद सतह से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्सों की संख्या तथा उस पर उपस्थित आवेशों के 1/ε0 गुना होता है, ठीक है। फिर से एक बार हम आपको बता दें, बहुत आम भाषा में, कोई एक बंद सतह है, ठीक है, उनसे गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स की संख्या तथा उस पर उपस्थित आवेश
1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। पहले इसको डिफिनेशन ही लिख देना ही अच्छा होगा। तो देखिए, ये गॉस प्रमेय जो है ना, ये एक जो गॉस साइंटिस्ट के अनुसार बनाया गया है। इनके जो कथन होते हैं ना, उसमें कोई भी हम लोग जो है इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। किसी भी साइंटिस्ट का जो कथन दिया होता है ना, ज्यों का त्यों लिखना ही अच्छी बात होती है, उसमें कोई जो है चेंज नहीं करना चाहिए। तो ये गॉस के अनुसार जो है ये कथन दिया गया था, उसी कथन के बारे में हम लोग है। अगर इसमें हम लोग इंटरचेंज करते हैं, अपने से इधर जोड़ देते हैं, चाहे इधर से कुछ वर्ड को हटा देते हैं, तो ये फिर अच्छा नहीं होगा, चाहे मार्किंग अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। टेक्निकल इसमें वर्ड है, उस वर्ड को हम लोग जो है ना पहचानने की कोशिश करेंगे और उसको फिर देखने की कोशिश करेंगे। तो गॉस प्रमेय के अनुसार, इसीलिए इसमें हम लोग कुछ भी जो है चेंज इनके कथन में नहीं करेंगे। गॉस प्रमेय के अनुसार जो है ना, जो बोले तो उसी के अनुसार हम लोग देखेंगे। यहाँ लिखते हैं, किसी बंद सतह से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद सतह से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश के 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। उपस्थित आवेश के 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक है, तो ये फाई ई बराबर, देखिए ये एप्सिलॉन नॉट गुना है, जो हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। एप्सिलॉन नॉट गुना, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, उसके मान क्या होता है। तो यहाँ हो जाएंगे आवेश और 1 बटा एप्सिलॉन नॉट गुना, तो ये हो जाएंगे इनके फॉर्मूले। ठीक है, 1 बटा एप्सिलॉन नॉट यानी क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ये फाई ई बराबर है, यानी कि ये विद्युत फ्लक्स हो गए। अब इसे स्थापित कैसे करना है ये हमें देखना है। ठीक है, अब इनको स्थापित करने के लिए सबसे पहले हमें एक अच्छा सा फिगर बनाना पड़ेगा, फिर उसे हम देखेंगे। तो चलिए, ये कोई बंद एक सतह हो गया। ठीक है, ये बंद सतह है और हमें घन कोण बनाना है। तो एक पॉइंट लेते हैं और यहाँ से हम इसको ऐसे खींचते हैं। घन कोण पता है कैसे होते हैं? घन कोण को अगर हम समझाएं कैसे होते हैं प्रैक्टिकली तौर पे, तो आप लोग तरबूज देखे होंगे ना, यानी उसको तरबूज जब लेंगे, आप खरीदने जाएंगे तो उससे टेस्ट के लिए बोलेंगे ना, तो क्या करेगा कि तरबूज में चाकू से काट के एक निकाल के छोटा सा पीस आपको दे देगा, यानी कि ऐसे देगा। ऐसे ये काट के यहाँ से निकाल देगा और ये जो बनेगा ना आपको यहाँ पे, वही कहलाता है घन कोण। ये आपको घन कोण है यहाँ पे, और ये इसकी यहाँ एक त्रिज्या हो जाएगी और हम एक छोटे से एरिया के लिए, छोटे से पहले एरिया का हम कैलकुलेशन करेंगे और फिर जो है ना, जब हम छोटे से एरिया का कैलकुलेशन कर लेंगे तो फिर एक बड़े से एरिया के बारे में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको हो जाएंगे ना, ये आपको हो जाएंगे, ये छोटे से एरिया इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और ये इसके अभिलंब है और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा ई है और ये नॉर्मल यानी अभिलंब है, ये एन हो जाएगा और इसके बीच में थीटा कोण बनेगा और ये है आपको घन कोण। ठीक है, और ये जो है एक बंद सतह है, बंद सतह जो है ना के लिए ही गॉस का आपको नियम लागू होता है। ये एक सरफेस है और ये एक छोटा सा एरिया है जिसमें वृत्ताकार है और ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता है और एन नॉर्मल, उनके बीच जो कोण बनती है ना आपको डी थीटा बनती है। और ये जो है ना छोटे से एरिया है, तो इसको हम
डी एस यानी छोटा सा सतह है तो इसे हम डी एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये त्रिज्या है तो हम त्रिज्या को स्मॉल आर से निरूपित करेंगे। तो आई होप आपको फिगर समझ में आ गया होगा। अब देखिए आप लोग करेंगे क्या, अब इसके बारे में कुछ लिखना पड़ेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि एस एक कोई बंद सतह है जिस पे बिंदु ओ है जहाँ घन कोण डी ओमेगा है, और घन कोण को आगे बढ़ाने पर, इन त्रिज्या को आगे बढ़ाने पर एक छोटा सा सतह ds है और विद्युत क्षेत्र तीव्रता और n के बीच थीटा कोण बनाती है। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। फिर आगे हम लोग चलते हैं। अब ds क्षेत्रफल से गुजरने वाले जो है ना छोटे से जो सतह है ना उनके लिए हम लोग पहले काम करेंगे और फिर आगे करेंगे। आपको हम बता दें, पहले छोटे से सतह के लिए यानी डिफ्रेंसिएशन करने के लिए हमें d लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा डी फाई ई बराबर, तो देखिए पहले हमारे पास फाई निकाल चुके हैं, ठीक है ना। ये फाई में हम छोटे से एरिया के लिए काम करेंगे तो इसमें हम क्या कर देंगे, फाई लगा देंगे, ठीक है ना। अब इसके पहले वाले इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं एक फॉर्मूला, या फिर इसी वीडियो में शायद पढ़े, सॉरी इसी के पहले हम लोग पढ़े हैं फाई ई बराबर ई इंटू डी एस कॉस थीटा, विद्युत फ्लक्स की फॉर्मूला है। हम सोचे कल वाले वीडियो में, लेकिन आज ही पढ़े हैं ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा। ये हम लोग जस्ट अभी पढ़े थे इसी वीडियो में। अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी फाई ई बराबर, ये क्या है पता है आपको, विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, और ये जो है ना विस्थापित एरिया है और उनके बीच का कोण है। तो पहले वाले वीडियो में हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता पढ़ चुके हैं और उसको प्रूव करके भी देखे हैं। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा जल्दी से आप लोग बताइए। तो चलिए हम भी जो लिख देते हैं 1/4πε0 इंटू Q/r² इंटू ds cos थीटा। आया समझ में। ये है विद्युत क्षेत्र तीव्रता की फॉर्मूला, और ये आपके यहाँ जो कहते हैं वो लिख दिए हैं, क्योंकि हमें जो है ना इसकी डिफ्रेंशिएशन करनी है। और जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी छोटे सा क्षेत्र का पहले हम निकालेंगे और फिर उसे हम जो है कि इंटीग्रेशन करके बड़ा सा क्षेत्र का निकालने का प्रयास हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसको हम आगे बढ़ाते हुए अब देखिए ये जो होते हैं ना ये वाले, आपको इसकी जगह पे हम ओमेगा डी ओमेगा लिख सकते हैं, तो यानी Q इंटू डी ओमेगा। आई बात समझ में। पहले वाले वीडियो में आप लोग इसके बारे में देख सकते हैं। आर डी एस बटा आर स्क्वायर कॉस थीटा के जगह पे हम डी ओमेगा लिख सकते हैं। बात आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, यानी कि ये अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम छोटे से लिए क्षेत्र के लिए हम निकाल दिए हैं। अब जो है हम अब पूरे क्षेत्र के लिए निकालने का प्रयास करेंगे। तो पूरे क्षेत्र से निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स। तो फाई ई बराबर, अब इंटीग्रेशन करेंगे डी फाई ई। देखिए जब किसी छोटे से सतह के लिए काम करना हो तो उसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं और छोटे छोटे सतहों को जोड़कर एक बड़ा सतह बनाते हैं, फिर उनके लिए हमें काम करना पड़ता है। तो हम जो है ना इंटीग्रेशन करते हैं, बड़े से सतहों के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो हमने इंटीग्रेशन किए। अब देखिए इसका मान हम ऊपर रखे हैं, वहाँ हम रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू डी ओमेगा। एकदम ध्यान से देखिए ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से आप नहीं देखिएगा तो फिर जो है आपको दिक्कत हो जाएगी, जल्दी समझ में नहीं आएगा, इसलिए देखते चलिए।
अब ये कांस्टेंट है, हम इसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। ये जो है ना कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन क्यू डी ओमेगा। आई बात समझ में, डी ओमेगा। अच्छा ओमेगा हम किसके लिए लिए हैं, ओमेगा हम उसके लिए लिए हैं ये छोटे से सॉरी ये घन कोण के लिए, ठीक है ना, घन कोण के लिए। तो घन कोण के लिए हमने ओमेगा लिया है, तो यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 4 पाई, ठीक है। किसकी जगह पे, डी ओमेगा का जगह पे हम लिख सकते हैं 4 पाई। अब देखिए 4 से 4 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, आया समझ में। यहाँ क्या बचेगा, ऊपर में क्यू, नीचे में क्या बचेगा एप्सिलॉन नॉट, और आपको इधर क्या बचेगा फाई ई। तो देखिए तो यही तो हम लोग सिद्ध कर रहे थे ना, और देखिए हमारा एकदम आसान तरीका से आ गया, बहुत ही आसान तरीका से हम लोग इसको प्रूव करके देख लिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत बार क्वेश्चन पूछता होता है, तो आप लोग जो है इसको बहुत अच्छा से पहले धीरे धीरे अच्छा से समझने की कोशिश करें, फिर इसे प्रैक्टिस करें। देखिए फिजिक्स जो है ना ये कल्पना किया जाता है, ये कोई इतिहास नहीं है कि हम इसको रट्टा मारे, इसको कल्पना करके धीरे धीरे इसको अपनाया जाता है, फिर देखिए एकदम आसान तरीका से समझ में आने लगता है। तो फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय